सत्ता में अब बात करते हैं बंगाल में बगावत और विलय वाली कहानी की, जिसमें हर रोज अपडेट आ रहा है। यूसुफ पठान समेत टीएमसी के 20 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने का पत्र दे चुके हैं। इस खबर में 3 अपडेट हैं। पहला अपडेट यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोई भी फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद होगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी सांसदों के गुट को स्पीकर के कार्यालय ने मेल किया है। इन सांसदों को मिलने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद ही स्पीकर बागी गुट से जुड़ा कोई फैसला लेंगे। बड़ी बात यह है कि 15 जून 2026 को अभिषेक बैनर्जी से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। टीएमसी का दावा है कि पूछताछ के दौरान ही लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से ईमेल आया था। दूसरा अपडेट यह है कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों की एनसीपीआई में विलय की याचिका को लोकसभा सचिवालय प्रोसेस कर रहा है। सूत्रों के अनुसार अगले 5 से 7 दिन में प्रोसेस पूरा होने की संभावना है। सचिवालय की आंतरिक समिति याचिका की छानबीन कर रही है। समिति में कानूनी विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तीसरी खबर यह है कि बगावत के बाद बयानबाजी हो रही है। टीएमसी के बागी सांसद ममता बनर्जी गुट के नेताओं के टारगेट पर हैं। महुआ मोइत्रा ने बागी सांसद यूसुफ पठान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक सांसद पर दूसरे सांसद की ओर से असंसदीय टिप्पणी की गई है। इसकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। एक जानकारी यह भी है कि लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों के बैठने की जगह बदली जा सकती है। अभी ये सांसद विपक्षी सांसदों के साथ बैठते हैं, जो बदलकर सत्ता पक्ष की ओर की जा सकती है। इसकी वजह यह है कि सभी बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस पर राजनीति भी हो रही है। ममता गुट के नेता सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अगले महीने से संसद का मॉनसून सत्र है। बीजेपी किसी भी तरह से परिसीमन बिल पास कराना चाहती है। नंबर के लिए यह खेल खेला जा रहा है। यह बीजेपी एनडीए के लिए फायदे का सौदा है। उन्होंने किसी से पूछा नहीं, कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था, क्योंकि त्रिपुरा में जो सब लोग बोल रहा है त्रिपुरा का पार्टी, त्रिपुरा का एनसीपीआई पार्टी। त्रिपुरा कौन गया था? शिवलिकुंडू गया था कभी? ये 2 बंदे का पार्टी है क्या? पार्टी क्या 2 बंदे से बनता है? कौन गया था त्रिपुरा में, वो आप उनसे पूछिए। तब जब मैंने स्टार्ट किया तो ये 20 सांसद जो आ रहे हैं और जो प्रेसिडेंट खुद को बोल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए था, मेरे से बातचीत करना चाहिए था। Block that we are trying to merge into another party. Acceptance has already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. इनको टीएमसी के घर से तो निकाल लिया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के दरवाजे में घुसने नहीं दिया, लावारिस छोड़ दिया और लावारिस छोड़ करके उस पार्टी में जोड़ा जो कि रिकॉग्नाइज ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो लोग छोड़े हैं इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई सीधा बीजेपी में जाने चाहते हैं, कोई अलग ब्लॉक बनाने चाहते हैं। 3 ठो अलग मत तो दिखाई दे रहा, देखेंगे क्या होता है। तृणमूल कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो कानूनी मारपेंच के वजह से खिचड़ी हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और लोकसभा के स्पीकर क्या बोलेंगे ये देखना है पूरा देश को। बाकी एनडीए और भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन है। उनको सपोर्ट भी मिल रहा है और उनका बिल पास कराने में उनको आसानी हो रही है। टीएमसी सांसदों की बगावत वाले कलेश में अब बुलडोजर वाली राजनीति भी हो रही है। इस सोशल मीडिया पोस्ट से आप समझिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें टीएमसी के बागी सांसद यूसुफ पठान को टारगेट किया गया है। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान की एक घटना का जिक्र किया। ये दावा किया कि उस समय एसआईआर पर विरोध के दौरान एक मुस्लिम सांसद जो टीएमसी में नहीं थे, उन्होंने यूसुफ पठान को विरोध से पीछे हटने को कहा था। ये चेतावनी दी थी कि गुजरात में घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा।
आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने यह भी दावा किया कि ऐसी चेतावनी के बाद यूसुफ पठान विरोध प्रदर्शन से पीछे हट गए थे और अपनी सीट पर वापस आ गए थे। अब जब यूसुफ पठान टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं तो इस घटना को नए सिरे से मुद्दा बनाया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यूसुफ पठान को चुभने वाले शब्दों से टारगेट किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और टीएमसी से जुड़ा एक और विवाद आज चर्चा के केंद्र में है। ये मामला टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर काकोली घोष के आरोपों से जुड़ा है। काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को निष्कासित करने की मांग की है। लोकसभा परिसर में बार बार अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं। उन पर अपमानजनक टिप्पणी और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि संसद परिसर में व्यक्तिगत टिप्पणियों की गई हैं और डराने धमकाने का प्रयास भी किया गया है। काकोली घोष के मुताबिक ऐसे व्यवहार से भय का माहौल बनता है जो महिला सांसदों की निडर भागीदारी को बाधित करता है। लोकसभा के नियम 314(1) के तहत मामले का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा का नियम 314(1) संसदीय विशेषाधिकार समिति से संबंधित है। यह नियम विशेषाधिकार समिति के अधिकारों और कार्यों को परिभाषित करता है। इसके तहत जब लोकसभा स्पीकर विशेषाधिकार हनन का कोई मामला इस समिति को सौंपते हैं तो समिति तथ्यों की गहराई से जांच करती है और ये तय करती है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। A habitual offender and a misogynistic person should be punished under law if he repeatedly calls honorable members or any other lady through bad names, behaves badly, he should be punished. काकोली घोष दोस्तीदार अभी ये जो बगावत का नेतृत्व दे रही है तो उसके काम है कि ममता बनर्जी के साथ जो हैं उसको बदनाम करना, इसीलिए वो कल्याण बनर्जी के खिलाफ इतना कुछ बोल रही है। टीएमसी के सारे महिला सांसद कल्याण बनर्जी के बारे में बार बार शिकायत की है। मुझे लगता है कि परिवर्तन सब जगह हो रहा है, अब कार्रवाई होगी। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की मिसाइल शक्ति की, जिसकी रेंज और ताकत लगातार बढ़ रही है। अब भारत के शस्त्रागार में एक और स्वदेशी शिकारी शामिल हो गया है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो दुश्मन के ठिकानों को पल भर में धुआं कर सकता है। यह हथियार है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, जिसका डीआरडीओ ने सफल टेस्ट किया। इसे भारत की स्वदेशी टोमाहॉक मिसाइल कहा जा सकता है। ईरान युद्ध के दौरान आपने अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइलों का जिक्र कई बार सुना होगा। यही वो मिसाइल थी जिसका इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरानी सेना के ठिकानों को तबाह किया। ये मिसाइल अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है, लेकिन अब भारत ने भी अपनी स्वदेशी टोमाहॉक यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है, जिससे भारत के दुश्मनों को शॉक लगना तय है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जिसमें मिसाइल ने अपने सभी टारगेट हिट किए। डीआरडीओ की तरफ से मिसाइल टेस्ट की तस्वीर जारी की गई। टोमाहॉक मिसाइल की तरह ये क्रूज मिसाइल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसी तकनीक वाली क्रूज मिसाइलें हैं। स्वदेशी LRLACM की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि अमेरिकी टोमाहॉक की रेंज अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 2500 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ की विकसित की गई मिसाइल 300 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है, जबकि टोमाहॉक 450 किलो पेलोड ले जा सकती है। दोनों मिसाइलों की लंबाई और वजन में भी ज्यादा अंतर नहीं है। रफ्तार की अगर बात करें तो भारतीय LRLACM भी टोमाहॉक की तरह ही करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करती है। इसी की रफ्तार के बारे में जानकर आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि भारत के पास तो इससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से अटैक करने वाली ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। लेकिन LRLACM की रफ्तार ध्वनि की गति से भी कम है, यानी ये एक सबसोनिक मिसाइल है। दरअसल इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि दुश्मन को पता चले बिना एकदम सही निशाने पर हमला करना है। इसे समझाने के लिए आपको मिसाइलों की तकनीक वाला गणित भी आइए बता देते हैं। आमतौर पर मिसाइल दो तरह की होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी क्रूज और अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पहले काफी ऊंचाई पर जाती है और फिर तेजी से अपने टारगेट पर जाकर गिरती है।
वहीं क्रूज मिसाइल किसी विमान की तरह सीधे टारगेट की तरफ उड़ान भरती है। रॉकेट इंजन के इस्तेमाल की वजह से बैलिस्टिक मिसाइल की गति तेज होती है, वहीं जेट इंजन के इस्तेमाल से क्रूज मिसाइलों की गति कम होती है। क्रूज मिसाइलें लॉन्च के बाद भी रास्ता बदल सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें लंबी दूरी के बड़े टारगेट हिट करने में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं क्रूज मिसाइलें सर्जिकल स्ट्राइक या किसी खास टारगेट को हिट करने में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसलिए भारत ने लंबी रेंज की क्रूज मिसाइल विकसित की है। स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन की ताकत से लैस ये मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मिसाइल ब्रह्मोस का विकल्प नहीं, उसकी साथी है। ब्रह्मोस और LRLACM की जुगलबंदी अब भारत के लिए दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार उसकी ताकत है, लेकिन रेंज कम है। अब उस कमी को ये नई क्रूज मिसाइल पूरा करेगी। ब्रह्मोस जहां तेज रफ्तार से दुश्मन के रडार को चकमा देती है, वहीं ये नई क्रूज मिसाइल बहुत नीचे उड़ान भरने की वजह से अदृश्य बन जाती है और रडार पर दिखाई नहीं देती। इस तकनीक को टेरेन हगिंग कहा जाता है। ब्रह्मोस की रेंज में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के ज्यादातर टारगेट हैं, वहीं नई LRLACM की रेंज में पूरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की मार को अब तक भूला भी नहीं है कि अब LRLACM वाला तूफान आ गया है। हालांकि भारत इससे पहले भी निर्भय क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर चुका है, तो सवाल यह है कि नई मिसाइल निर्भय से अलग क्यों है। लेकिन निर्भय मिसाइल के शुरुआती चरणों में रूसी इंजन का इस्तेमाल हुआ था। अब LRLACM उसी तकनीक का एडवांस्ड, रिफाइंड और 100% स्वदेशी वेरिएंट है। एक सवाल यह है कि क्या यह मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है? देखा जाए तो आमतौर पर इसे पारंपरिक हथियारों से हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड और क्लस्टर बॉम्ब जैसे विकल्प शामिल हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। हालांकि DRDO का मुख्य फोकस पारंपरिक हथियारों पर ही है। अगला सवाल यह है कि LRLACM की लॉन्चिंग को लेकर किस तरह के प्रश्न हैं। दरअसल इसे जमीन से एक ट्रक यानी मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये जमीन से जमीन पर हमला करने में कारगर है। साथ ही इसे समंदर में वॉरशिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। भविष्य में इसकी पनडुब्बी से लॉन्चिंग भी संभव है। आगे लड़ाकू विमानों से लॉन्च होने का वेरिएंट भी सामने आ सकता है, जैसा हमने ब्रह्मोस के मामले में पहले देखा था। इसके बाद नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना को गहरे समुद्र में स्टैंड ऑफ लैंड अटैक यानी दुश्मन की मिसाइल रेंज से बाहर रहकर जमीन पर हमला करने की बेहतरीन क्षमता मिल जाएगी। अगर हम बेसिकली बात करें तो एडवांटेज इंडिया को होगा कि नेवी वहाँ US की टॉमहाक बेसिकली नेवी के लिए बनी है, उसका मॉडिफिकेशन वर्जन आर्मी के लिए भी है। हम यहाँ अपने लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए बना रहे हैं, सो एक एडवांटेज भी मिलेगा। सबसोनिक क्रूज मिसाइल वो भी है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल हमारी भी है। उनकी 800 साढ़े 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है, जो हमारे लिए मैचिंग हो सकती है टू दी एक्सटेंट कि अगर हम बात करें वॉरहेड की, उनका वॉरहेड तकरीबन 1000 पाउंड्स का है, हमारा भी उससे मैचिंग वॉरहेड फ्यूचर में आएगा। रेंज की बात करें 2 से 2500 किलोमीटर का रेंज, लॉन्ग रेंज का मतलब ही यही होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी हैं जिनके ऊपर कंपैरिजन करना मुझे लगता है बड़ा आसान होगा। लेकिन सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि इंडिया उस क्लब को ज्वाइन करता है जहां पर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की अपनी खुद की फैसिलिटी है। सत्ता में अब बात नीट री एग्जाम की। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये रोक एग्जाम के अगले दिन यानी 22 जून तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। NTA के मुताबिक ये फैसला नीट परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए लिया गया है। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। NTA के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं।
इसको लेकर टेलीग्राम से कई ग्रुप और बॉट्स को हटवाया गया है। दावा है कि टेलीग्राम पर पेपर लीक्ड नीट, री नीट 2026 और नीट माफिया जैसे नामों से चैनल बनाए गए, जो अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से पेपर उपलब्ध कराने के बदले पैसा मांग रहे थे। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं। साथ ही टेलीग्राम के कुछ फीचर्स का इस्तेमाल पेपर को लेकर भ्रम फैलाने के लिए भी किया जा रहा था, क्योंकि टेलीग्राम का एडिट फीचर पुराने मैसेज में फाइल जोड़ने की इजाजत देता है। एडिट करने के बाद भी मैसेज का टाइम पूरा ही दिखाता है। ऐसे में कुछ लोग परीक्षा के बाद किसी फाइल में पेपर जोड़कर ये भ्रम फैलाते हैं कि पेपर पहले से लीक हो गया था। यही वजह है कि पेपर के कुछ दिन बाद तक भी इसके एडिट फीचर को बंद कराया गया है। इस फैसले को लेकर छात्रों और शिक्षाविदों का क्या कहना है, इस पर एक न्यूज रील हमने तैयार की है। आप वो न्यूज रील देखिए। So we had a meeting with the Telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have, and do not allow creation of any group which clearly says that it's a NEET leak paper. Telegram has been a channel which has been misused, abused for a very, very long time for several factors. नीट को लेकर के जो सरकार ने अभी सख्त कदम उठाए हैं, चाहे टेलीग्राम को बैन करना हो या इंडियन एयरफोर्स का हेल्प लेने की बात रही हो या प्रधानमंत्री जी के निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, एक वेलकमिंग स्टेप है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं।